न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है हमारे प्रोग्राम प्राइम टाइम शो में और चर्चा में। आज शनिवार है और शनिवार को हम डिबेट का प्रोग्राम रखते हैं। किसी न किसी मुद्दे पर आप लोगों की चर्चा और परिचर्चा करवाते हैं या किसी खास शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ। आज एक ऐसी शख्सियत से मैं आप लोगों की मुलाकात करवाऊँगा जिन्होंने ना सिर्फ सामाजिक स्तर पर बल्कि एक महिला होने के बावजूद अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया और इस शहर को बहुत कुछ ऐसा दिया जो शायद हर किसी के बूते की बात नहीं है। उनसे भी मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी खबरें भी हैं जो सीधी आपसे जुड़ी हुई हैं और जिनका रास्ता है आपसे, उनसे भी मैं आपकी उन खबरों को भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेरा निवेदन है जितने भी हमारे दर्शक हैं ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने ग्रुप्स में पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। न्यूज़ 7 राजस्थान पर लगातार आप लोग भी अपनी खबरें, अपने कमेंट्स, अपने मैसेज हमारे पास भेजते रहते हैं, अपने मुद्दे, अपनी समस्याएं हमारे पास भेजते रहते हैं और हम भी ये प्रयास करते हैं प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर के या जनप्रतिनिधियों से मिलकर के आपकी समस्याओं का हम समाधान करवा पाएँ। कुछ समस्याओं का समाधान हो जाता है, कुछ समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता, मगर प्रयास यही रहता है कि आपकी समस्याओं का ज़्यादातर समाधान हो सके। एक चीज़ और निकल करके सामने आई कि कुछ दिनों से नगर परिषद है या सड़कों का जो काम है उसको लेकर के आप लोग लगातार कमेंट्स हमारे पास करते रहते हैं कि अजय जी गंगापुर की सड़कों का क्या होगा, विधायक महोदय ने जिस सड़क का उद्घाटन किया था उस सड़क का क्या होगा। इसको लेकर के भी बहुत सारी जानकारियां जो है वो मैं आपको देने वाला हूं और ज़रूर दूंगा कि कब तक इन सड़कों का निर्माण काम जो है गंगापुर सिटी में शुरू होगा, नगर परिषद क्या कुछ कर रही है, प्रशासन शहरों के संग अभियान जो है उसका तीसरा चरण शुरू हो चुका है, पट्टों को लेकर के क्या उथल पुथल इन दिनों नगर परिषद में चल रही है। ये तमाम जानकारियां मैं आपको ज़रूर मुहैया करवाऊंगा, लेकिन पहली शर्त वही है मेरी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें भी। जिस शख्सियत से मैं आज आपकी मुलाकात करवाऊंगा यकीनन उनसे मिल करके आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, उनसे मिल करके आपको अच्छा भी लगेगा। और एक चीज़ और कि वो शख्सियत जो हैं उनका पेशा ऐसा है कि आप चाहें तो कमेंट के माध्यम से अपने सवाल भी और अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी पूछ सकते हैं, ताकि आपको लाइव के माध्यम से मैं उन सवालों के जवाब भी दे सकूं और आपकी समस्याओं का समाधान भी कर सकूं। तो उनसे भी मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगा। अच्छा, आज का बैकग्राउंड और ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही हैं बता देता हूँ मैं। आज का जो हमारा शूट है, जो चल रहा है प्रोग्राम, ये चल रहा है डॉल्फिन स्विमिंग पूल जो है माधोपुर रोड पर, वहाँ आज हमने ये शूट किया है और कोशिश करेंगे अगर यहाँ का सब कुछ अच्छा रहा, सेटअप अच्छा लगा, तो हमेशा किसी न किसी शख्सियत से जो मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगा उसका हम डेस्टिनेशन यही रखेंगे, स्थान यही रखेंगे, ताकि उनसे आपकी मुलाकात हो सके एक सुखद माहौल में। सबसे बड़ी बात है एक अच्छे माहौल में, एक अच्छे एटमॉस्फेयर में। पीछे स्विमिंग पूल नज़र आ रहा है और मेरे सामने जो है वो बच्चों का स्विमिंग पूल है और मुझे तैरना नहीं आता, लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि हाँ, यहाँ से शुरुआत की जा सकती है, तैरना भी आप सीख सकते हैं। और मुझे यहाँ का जो माहौल है, एटमॉस्फेयर है, वो अच्छा लगा। यहाँ करके बड़ा सुकून सा महसूस करते हैं और ज़िंदगी की आपाधापी में पता नहीं साहब हम कितने खो जाते हैं जद्दोजहद में, और एक पल ऐसा आता है जब हम चाहते हैं कि नहीं, मुझे थोड़ा रिलैक्सेशन मिले, आराम मिले और मैं कुछ पल अपने लिए गुजार पाऊँ। तो बिल्कुल डॉल्फिन स्विमिंग पूल जो है मुझे अच्छा लगा। यहाँ गार्डन भी अच्छा है, पार्क भी अच्छा है, स्पेस खूब है, सबसे बड़ी बात है स्पेस खूब है। तो वहाँ आकर के आज हमने ये शूट किया है। और चलिए आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं उन शख्सियत से आज आपकी मुलाकात करवाता हूँ। शेयर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करें सर, ग्रुप्स में भेजें, फ्रेंड्स को भेजें, रिलेटिव्स को भेजें, रिश्तेदारों को भेजें, ताकि इस मुहिम में आप हमारा हिस्सा बन सकें और हमारी बातें वहाँ तक पहुँच सके जहाँ तक हम पहुँचाना चाहते हैं। चलिए, और उन शख्सियत से मैं अब आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूँ और उन शख्सियत का नाम है डॉक्टर शैल शास्त्री। किसी परिचय के मोहताज नहीं है, तो उनका वेलकम करना चाहूँगा। मैम आइए और ज्वाइन कीजिए मुझे। डॉक्टर शैल शास्त्री वो हमारे बीच अब आ रही हैं और उनसे आज आपका हम परिचय करवाएंगे। और एक चीज़ और बता दूं मैं, मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका और वेलकम हमारे कार्यक्रम में। डॉल्फिन जो स्विमिंग पूल है उसकी मालकिन भी है, यस, और रोज़ यहाँ आकर के काफ़ी टाइम व्यतीत करती हैं, स्विमिंग करती हैं और कहीं ना कहीं जब इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा हम देखते हैं ना तो एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि शायद उम्र जो है ना वो इनसे चिढ़ती है, वो उसको जलन होती है। क्यों कि इनके लिए उम्र जो है एज ओनली ए नंबर, केवल नंबर है, बाकी पॉजिटिव एनर्जी इनसे मिलती है। और शहर के विकास में या ये कहें कि शहर की सामाजिक सुरक्षा में जितना योगदान डॉक्टर शैल शास्त्री का रहा है, कई चुनौतियों का भी सामना किया है, तो वो
कड़े जो सवाल हैं वो भी हम इनसे पूछेंगे और इनकी जीवन यात्रा जो अब तक का सफ़र है उसके बारे में भी हम जानने का प्रयास जरूर करेंगे। शेयर आप लोग करते रहें। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में चर्चा में, और किसी ना किसी शख्सियत से हम मुलाकात करवाते हैं। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर एक शब्द में खुद को डिस्क्राइब करना हो, डॉक्टर शैल शास्त्री है क्या? एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, एक एनर्जेटिक महिला, या जब भी उनको देखते हैं ऐसा लगता है कि जैसे उम्र केवल एक नंबर है? क्या कहना चाहेंगी? मैं बिल्कुल कहूँगी उम्र का कोई वो नहीं है। उम्र कोई भी हो, आदमी हर उम्र में मस्त, खुश और मस्त रह सकता है। इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि उम्र के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, अपनी मर्जी करनी चाहिए, अपने शौक पूरे करने चाहिए और जिंदा दिली से जीना चाहिए। बिल्कुल, जब भी हम मिले हैं वही जिंदा दिली शख्सियत हमको इनमें नजर आई है। महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ बड़ा टफ काम है, क्योंकि आज चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं। आपका ये जो सफ़र है अब तक का, वो कैसा निकला और कितना कुछ इससे सीखने को मिला, उसके बारे में जानना चाहेंगे। बेसिकली ये है कि मैं यहाँ पे 1986 में आ गई थी जी। उस समय मेरे को एक बिटिया थी, और शायद अब जो लोग यहाँ पे सुन रहे हैं या कर रहे हैं जो मेरी उम्र के हैं उन सबको तो खैर मालूम होगा कि उस समय पे गंगापुर सिटी कैसा था, लेकिन आज के लोग तो सोच ही नहीं सकते कि उस समय क्या था। मैं जब आई थी यहाँ पर तो मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं रेलवे कॉलोनी में रहती थी जी। मेरे हस्बैंड मेरे को मेरे घर से बाहर अकेले बैठने नहीं देते थे। इवन लोग वहाँ पे कुछ, रेलवे कॉलोनी तो एक इस तरह का तत्व था वहाँ पे कि रेलवे कॉलोनी के अंदर कुछ इस तरीके के तत्व थे जो कि तलवार लेके भी घूमते रहते थे और बस कुछ लोगों को डराना करना इस तरीके से होता था। मैंने आते ही व्यापार मंडल ज्वाइन किया, मेरी प्रेजेंस में ही या मेरे स्टैंडिंग में ही व्यापार मंडल हॉस्पिटल बना है जी। मैंने 1 साल वहाँ पे काम किया, उसके बाद मैंने अपना खुद का करा। कुछ इस तरीके का था कि नहीं जमा मुझे, तो मैंने यहाँ पे सिंधी कॉलोनी में एक दुकान ली थी जिसे कहना चाहिए। उस समय मेरे को मेरा बेटा होने वाला था, तो इसलिए मुझे हॉस्पिटल चलाने का वो नहीं था। और क्योंकि मैं रोज ही ये सोचती थी कि मुझे गंगापुर छोड़ना है, गंगापुर छोड़ना है, गंगापुर छोड़ना है, बट ऊपर वाले का वो कहिए जहाँ नहीं आया आपको। हाँ, उस समय तो क्योंकि मैं रहने वाली जयपुर की हूँ, SMS मेडिकल कॉलेज से ही मैंने MBBS किया, वहीं से मैंने मेरा DGO किया और सारी मैंने पढ़ाई वहाँ से जयपुर से करी। ससुराल मेरा इंदौर में है, तो दोनों बड़ी जगह के बाद गंगापुर सिटी में आके रुकना एक अपने आप में बहुत वो था। बट मेरे हस्बैंड यहाँ पे रेलवे हॉस्पिटल के अंदर इंचार्ज थे और उनकी वजह से, या कहिए कि उन्होंने यहाँ पे उनका अच्छा वो था, तो उन्हीं की वजह से मैं यहाँ गंगापुर में स्टे कर पाई। और मैंने यहाँ पे आते ही तो जो नर्सिंग होम खोला, आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने जो दुकान ली थी उसके अंदर मैं मरीज देखती थी, क्योंकि मैं उस समय खुद गर्भवती थी, मेरा बेटा होने वाला था, तो मैं खुद गर्भवती थी, तो इसलिए मुझे हॉस्पिटल नहीं खोलना था। बट मेरे पेशेंट्स का कुछ ऐसा हुआ कि जिन्होंने मुझे 9 मंथ्स तक दिखाया, उनकी डिलीवरी कहीं और हुई और उनको बच्चा नहीं मिला या कुछ उनके साथ प्रॉब्लम्स हुई, तो उन्होंने आके मुझे रिक्वेस्ट करा। तो मैं सिंधी कॉलोनी में तो मरीज देखती थी और रेलवे कॉलोनी में जो मेरा रेजिडेंस था उसमें मैंने 2 कमरे हॉस्पिटल के लिए कर दिए और वहाँ पे मैं डिलीवरी कराती थी। एडमिट का काम हाँ, वहाँ पे करती थी। तो आप क्या विश्वास कर सकते हैं कि मेरे यहाँ जो डिलीवरीज होती थी उन डिलीवरी में सिर्फ एक आया मेरे पास थी, और डिलीवरी के बाद बच्चे को संभालना, मेरा वो जो रूम जिसे कि हम लेबर रूम कह सकते हैं उसकी सफाई करना, वो सब मेरे यहाँ मरीज का रिश्तेदार करता था। अच्छा, मैं नहीं, नर्सिंग स्टाफ भी नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं उन्हीं लोगों की डिलीवरी कराती थी जो मेरे को इस रिक्वेस्ट पे करते थे, मैडम बस आप मेरी डिलीवरी करा dीजिए, आप क्या, बाकी हम सारा खुद संभालेंगे। मैं सोती थी आराम से, और वो मतलब बिल्कुल मेरा पेशेंट के अटेंडेंट ने मुझे इतना वो किया, और उस तरीके से करके मैंने हॉस्पिटल स्टार्ट करा। जब मेरे को बेटा हुआ उसके बाद मैंने सिंधी कॉलोनी में अपना हॉस्पिटल स्टार्ट करा। तो रोज मेरे यहाँ ऐसा होता था, एक पलंग आता था किराए से, पलंग आया, गद्दा आया, तकिया आया और मरीज आ गया तो वो वहीं रुक गया, उसी ने मेरा हॉस्पिटल संभाल लिया और मैं अपने घर चली जाती थी। और ऐसे धीरे धीरे करते करते आज मेरा इतना बड़ा हॉस्पिटल हो गया कि एक अच्छा वो है और कहीं कोई दिक्कत नहीं। बट गंगापुर वालों ने मुझे बहुत प्यार दिया या मुझे बहुत महत्व दिया या मुझे बहुत इम्पोर्टेंस दी, जिस वजह से कि मैं गंगापुर में ही स्टे कर गई हूँ। और अब मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरा बेटा जो है वो अभी MCH यूरोलॉजी कर रहा है, नेक्स्ट मंथ उसका कंप्लीट हो जाएगा। एंड आई एम द मीन्स जिसे कहना चाहिए कि सबसे वर्ल्ड की भाग्यशाली लेडी हूँ कि मेरा बेटा, मेरे बहू दोनों जने यहाँ गंगापुर में आकर मेरे पास रह रहे हैं।
और वो मेरे हॉस्पिटल को संभालने के लिए वो हैं। लोग कहते हैं कि बच्चों को कहना पड़ता है कि आओ यहाँ रहो, हाँ बिल्कुल, बट मेरे बच्चे खुद आगे होके यहाँ पे रहने के लिए रेडी हैं। रियली मैं बहुत 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 खुश हूँ इस बात से, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो सेवाएं मैंने दी वो मेरा बेटा भी यहाँ पे देने के लिए रेडी है, तो गंगापुर में हम देंगे ही अब तक देंगे। का सफर बड़ा शानदार रहा। हाँ, चुनौतियां तो हुई, करनी पड़ी है। ये बहुत बड़ी चुनौती थी मेरे लिए, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आई थी तो यहाँ पे स्कूल ही नहीं थे। मतलब इवन 5th तक की स्कूल थे, जो 10th का था वो सिर्फ बॉयज का था, पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं था। मतलब जब मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे जो हॉस्पिटल था जिसमें मैंने ज्वाइन किया था गंगा, वहाँ पे कैन यू बिलीव कि वहाँ पे ग्लव्स ही नहीं थे। विदाउट ग्लव्स हाउ कैन डू द एग्जामिनेशन ऑफ द लेडीज, वेरी डिफिकल्ट टू डू। तो वो नहीं था, स्कूल नहीं थे, तो बच्चे हुए तो आप सोचें कि ये कि यार डॉक्टर बन गए, इसका ये मतलब थोड़े ना कि बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। तो इसलिए बच्चों के लिए मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों ने स्ट्रगल किया। हमने बड़ी मुश्किल से अपने उसको करके हमने उनको दोनों को स्कूल में पढ़ाया जयपुर में, और जयपुर में हमने फिर उनको हॉस्टल में रखा। एंड आप मान सकते हैं 5 साल के बच्चों को हॉस्टल में रखना, बच्चों के साथ भी वो एक लक्ष्य तय कर रखा था आपने पहले से। भाई बच्चों के साथ भी बहुत नाइंसाफी हुई और हमारे साथ भी, बट ठीक है, ऊपर वाले का जो देन था वो हमने सबने सहन किया। और हम अच्छा, एक चीज़ निकल करके सामने आई, डॉक्टर शैल शास्त्री नहीं, एक माँ की आंखें नम हुई इस बात को लेकर के कि आज मेरे बेटे और बहू जो हैं वो मेरे साथ रहने को तैयार है और वो मेरी इस परंपरा को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने को तैयार हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात होती है। हस्बैंड ने कितना साथ दिया, उनका कॉपरेशन कितना मिला, और वो कंधे से कंधा मिलाकर कितना चले। बिना उनके साथ के तो कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने साथ दिया तो ही ये हुआ। एंड मानेंगे आप डॉक्टर साहब की बात कि जब मैं जनाना हॉस्पिटल से आई तो नेचुरली जयपुर से आई थी, बड़ा हॉस्पिटल है, और यहाँ गंगापुर में तो न कोई एनेस्थेटिस्ट न कुछ, और मतलब मैं तो आते ही तो सोच ही नहीं सकती थी कि यहाँ पे आके मैं कोई ऑपरेशन करूँ या कुछ करूँ। तो मैंने एक बार एक ट्यूबेक्टमी करी, मीन्स फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन जो होता है वो करना था। तो मैंने मेरे हस्बैंड से बोला यार एनेस्थेटिस्ट तो है ही नहीं, तो ट्यूबेक्टमी कैसे करेंगे। देन ही गेव मी द सपोर्ट। क्या बात करती है तू, ट्यूबेक्टमी करने के लिए तेरे को एनेस्थेटिस्ट चाहिए, तो इतना सा नहीं कर सकती, तो इतनी वो करके आई है उसके बाद भी ये नहीं कर सकती। एंड नेचुरली ही हैज़ गिवन द सपोर्ट कि मैंने फिर उसके बाद में अपने आप स्टार्ट करा। एंड उस समय ना एनेस्थेटिस्ट था, तो हम खुद स्पाइनल देते थे और खुद ही सारा करते थे। तो मेरे को ऑपरेशन भी डॉक्टर साहब भी असिस्ट कराते थे, जबकि वो फिजिशियन थे, बट उन्होंने मुझे असिस्ट कराया। और उसके बाद तो खैर और स्टाफ हो गया, मैंने औरों को ट्रेंड कर दिया और करके मैंने काम चलाया अपना, बिल्कुल। कुल मिलाकर के एक महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ होने के साथ साथ फिर समाज से जुड़ती रहीं, और ये एक ऐसा पेशा है जिसमें आप समाज से डायरेक्ट जुड़ते हैं। महिलाओं से, ग्रामीण क्षेत्र के जो पेशेंट हैं वो आते हैं, शहरी क्षेत्र के पेशेंट आते हैं। आपका अपना हाथ का जो हुनर है, जो रसूख है, वो कहीं ना कहीं आपको बढ़ने में मदद करता है। सामाजिक स्तर पर धीरे धीरे जुड़ते चले गए, और फिर धीरे धीरे कई सारे सामाजिक संगठन जो हैं उनमें शैल शास्त्री मैम का जो अहमियत है, उनकी जो भूमिका है, वो लगातार बढ़ती चली गई। आज कंडीशन ये है कि आपको हर सामाजिक संगठन में ये जुड़ी हुई मिलेंगी, हर सामाजिक पहल में आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है, और समाज का एक अभिन्न हिस्सा इस तरीके से बन गई कि आपको कहीं भी किसी भी योगदान की, सहयोग की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले नाम आता है जहन में डॉक्टर शैल शास्त्री का। मैम, सामाजिक संगठनों से जुड़ना क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र हो गया, अब कहीं ना कहीं आपने अपना डायरेक्शन चेंज किया कि यार मुझे अब चलो यहाँ भी थोड़ा सा वक्त गुजारना है और अब समाज के लिए भी कुछ करना है। समाज के लिए तो आप कर रहे थे, लेकिन वो प्रोफेशन के तौर पर कर रहे थे, फिर सामाजिक तौर पर, संगठन के तौर पर, तो वहाँ कैसे झुकाव हुआ? और कितने सामाजिक संगठन ऐसे हैं जिनमें आप लगातार काम करती रहती हैं, कभी चाहे पौधारोपण हो या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, उनमें भी आप बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट करती हैं, तो इनमें कितनी भूमिका है आपकी? भाई मैं तो क्योंकि एक महिला हूँ और शुरू से ही मैंने महिलाओं के उत्थान के लिए ही सोचा है। बेटियां मुझे जैसे बहुत पसंद हैं, और मैं मेरे यहाँ भी जितने मरीज आते हैं उनको भी मैं मतलब मैं ये कहूँगी कि मेरे यहाँ जितने पेशेंट आते हैं उसमें 20% मरीज तो ऐसे ही होते हैं जिनको कि मैं सिर्फ बात करके ही उनको संतुष्ट करती हूँ और उनका ट्रीटमेंट होता है। वो मतलब दे आर नॉट इल पेशेंट, बट उनसे वो बात करके उसी से वो हो जाता है। तो मैंने हमेशा पहले शुरू से ये सोचा कि हॉस्पिटल में बैठ के भी आप महिलाओं को कुछ करो, समाज के बारे में करो, उनको समझाओ, उनकी कई बार पारिवारिक समस्याएं होती हैं, उनको भी मैंने सुलझाया है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा करती हूँ, और इस बारे में कई बार मेरे हस्बैंड मेरे को ये बोलते हैं तू बहुत ज्यादा बात करती है, मरीज से क्या जरूरत है तुझे, मरीज से इतनी बात करने के, काम की बात कर और चलो। तो बट लेकिन मेरे को एक है कि शुरू से कि नहीं, जो मरीज मेरे पास आया है उसको खाली मरीज नहीं, अगर उसे साइकोथेरेपी की जरूरत है तो उसे देना चाहिए।
तो इस तरीके से मैं देती हूँ। आप सोचेंगे जब मैं गंगापुर में आई थी तो यहाँ पे ये हाल था कि हस्बैंड आगे चलता था और महिला उसके 4 कदम पीछे चलती थी, कभी साथ नहीं चलते थे। मैं एक बार जब आई थी तो फर्स्ट में एक यहाँ पे कोई वकील हैं, उनके यहाँ पे कोई प्रोग्राम था। जब मैं गई तो जैसे एंटर हुए तो एक तरफ जेंट्स एक तरफ लेडीज, तो आई वॉज सरप्राइज कि मैं कहाँ जाऊंगी, ऐसे नहीं, मैं हस्बैंड के साथ गई। एंड कैन यू बिलीव वहाँ पे 80-90 मेल पर्सन के बीच में अकेली मैं लेडी थी, लेकिन मैं उनके साथ ही गई और साथ में ही रही। और जहाँ हम जाते थे वहाँ साथ साथ जाते थे। ये मेरे हस्बैंड का भी बहुत खासियत थी कि चाहे वो सब्जी लेने भी जाएं, चाहे वो घूमने जाएं, चाहे कहीं भी जाएं, हॉस्पिटल के अलावा अगर वो कहीं जाते थे तो मेरे को साथ लेके ही जाते थे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फर्स्ट पेयर ही थे एक तरह से, जो सब जगह साथ साथ घूमते थे। और लोग हमको देख के चाहे बोले नहीं बोले, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे ये आया कि सब लोग साथ साथ घूमने लगे। हमारे साथ यहाँ पे 2-3 फैमिलीज और थी। एक आप लोगों को पता होगा देवी स्टोर पे राजेश वगैरह थे, एक राजस्थान बैंक ऑफ राजस्थान में DK गुप्ता जी थे, एक डॉक्टर GB सिंह, उस समय इनकी पिलोदा कहीं पे सर्विस लगी थी जब ये आए थे, तो तब हमारे साथ ये जुड़े। और हम ये 4-5 फैमिलीज थे जो कि बिल्कुल मस्त उसमें करते थे। लोग हमारे लिए उस समय तो बहुत कुछ बोलते थे कि ये लोग दोनों हस्बैंड वाइफ साथ साथ घूमते करते। लेकिन उसके बाद अब तो खैर गंगापुर बहुत चेंज हो गया, डेवलप हो गया। अच्छा, इसी से जुड़ा एक, हाँ बिल्कुल, एक सवाल इसी से जुड़ा मैं पूछना चाह रहा हूँ। बनते और बिगड़ते, सजते और संवरते देखा है आपने इस शहर को, और ये सही बात है कि देखिए डेवलपमेंट एक निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है, डेवलपमेंट होता है, लेकिन कितना कुछ बदलाव आपने देखा है। क्योंकि मैं ये मानता हूं मैम कि आपका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ आपकी और हमारी जो पीढ़ियां हैं शायद वो सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन उसने देखा है, बदलाव उसने देखा है। हमने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से शुरू करा था और आज LED तक आ गए हम, ठीक है ना। तो वाकई में कितना बदला है, और इस बदलाव के चलते कहीं ना कहीं हम परंपरागत चीज़ों से, पुरानी संस्कृति से, शर्म हया लिहाज जो है उनसे कहीं ना कहीं महरूम हो गए। लगता है आपको कि हाँ कुछ ज़्यादा तेजी से विकास कर दिया हमने? नहीं, विकास बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ही चल रहा है। ऐसा नहीं है कि एकदम से हुआ विकास, धीरे धीरे हुआ है। और अगर धीरे धीरे होके बड़े लोग भी अपने आप परिवर्तित होते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये कहना कि शर्म हया खत्म हुई है, ऐसा नहीं है। क्योंकि चाहे पर्दा प्रथा हो या नहीं हो, लेकिन अगर बड़े और छोटे का लिहाज है तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खाली इसी चीज में लिहाज नहीं है कि आप पिताजी के साथ बैठिए मत, लेटिए मत, कपड़े ये मत पहनिए, ये नहीं है, ये लिहाज नहीं है। जबकि पहले क्या था कि औरतें ये लिहाज तो करती थी लेकिन घूंघट निकाल के खूब गाली बकती थी। पहले बहुत ज्यादा होता था। आज की तारीख में लड़कियां, आपकी लड़की कहिए, आपकी बहू कहिए, वो कम से कम ये है कि पूरी आंखें खुली रहती हैं, पूरा जीन्स शर्ट पहन के रहती है। इवन मेरी बहू भी पहनती है, मेरी बेटी भी पहनती है। और लेकिन उनकी बात करने में ये हमेशा ये लिहाज रहता है कि ये मेरे पापा है, ये मेरे मम्मी है, ये मेरे ये हैं, या ये मेरी सिस्टर इन लॉ है। उनसे बात करने में उसमें सब में एक लिहाज रहता है। तो मेरा ये मानना है कि जितनी पढ़ाई आगे बढ़ रही है, और बल्कि अगर पेरेंट्स या बड़े लोग अगर परिवर्तित हो रहे हैं और इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि आपकी छोटी पीढ़ी भी पढ़ी लिखी है और आपसे ज्यादा भी है, तो आप अगर उनके साथ एडजस्ट करो तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होती है। ये लोगों का ये कहना कि शर्म हया खत्म हुई है और आजकल ये, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से तो बिल्कुल ठीक है। चलिए, अच्छा एक चीज और है, जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, ऊंचाइयों की तरफ जाता है, तो विवाद भी उसके साथ जुड़ते हैं, मीडिया की सुर्खियां भी बनती हैं, सबकी नजरें भी उस पर बनती हैं। कई बार ऐसा हुआ है जब मीडिया में बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे सवाल उनको लेकर के उठे हैं, कई बार कंट्रोवर्सी हुई है। चुनौतियां तो हैं, और इस तरह की चुनौतियों का आपने बहुत बार सामना किया है। जब मीडिया ने बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं, कई बार कंट्रोवर्सी का सामना किया है, मुस्कुरा करके करती हैं, दिमाग में टेंशन होती है, या पॉजिटिव एनर्जी के साथ, दुगनी ताकत के साथ डॉक्टर शैल शास्त्री फिर खड़ी हो जाती हैं? नहीं, मैं तो मेरे साथ हुआ था एक केस, सभी को मालूम होगा कि उसमें मेरी पेशेंट थी, जयपुर से कोई डॉक्टर आए थे ऑपरेट करने के लिए, और मैंने उस केस में ये करा क्योंकि बाई चांस उस डॉक्टर के पास वो वाली डिग्री नहीं थी, तो मैंने मेरा नाम दे दिया था। और अनजाने में कहिए या बदकिस्मती से कहिए कि वो पेशेंट ऑपरेट उन्होंने किया था और नाम मैंने दे दिया, और इसलिए मेरा वो हो गया था। और मेरे साथ बहुत परेशानी भी हुई थी, इवन मेरा सस्पेंशन भी हुआ था उस समय कुछ टाइम के लिए। लेकिन क्योंकि मैंने ये सोचा कि नहीं, किस्मत में जो लिखा है वो कहीं बदल नहीं सकता, उसे तो आपको भुगतना ही है।
तो जहाँ तक ये है कि लोग ये कहते हैं कि आप परेशानियों का उनको करिए कि कैसे हुआ क्या हुआ, मैं सोचती हूँ कि परेशानियों को सुलझाया कैसे जाता है। हाँ, इसलिए सुलझाने के ऊपर विश्वास करें हाँ, कि क्या हो सकता चिंता न करें और चिंता को खत्म करने का तरीका ढूंढें। तो जब आप तरीका ढूंढते हैं तो नहीं करते आपको तरीका मिल ही जाता है। और मुझे सबसे ज्यादा तो मेरे जब वो केस मेरा हुआ था जिसमें कि आप लोगों ने तो बहुत सुर्खियां ली थी, आप नहीं, दूसरे पेपर वाले होंगे जो भी हैं, लेकिन मेरे मरीजों ने मुझे बहुत साथ दिया, उन्होंने सपोर्ट किया। गंगापुर के लोगों ने, पेशेंट्स जो थे मेरे, उन्होंने इतना साथ दिया मेरा कि आप बिलीव नहीं कर सकते। उन्होंने मुझे ये तक कहा कि मुझे ऊपर से नीचे बुलाते थे, अरे मैडम कहीं थे वो अखबार वालों के दिए वास्ते न लिखा कहीं तू मत लिख, मेडिकल वाला ने बुला के लिख दे, मैं दवाई भी से ले लूंगी, तू मत लिख। एंड इतना बोलना बहुत ज्यादा होता है। घर वालों का सपोर्ट तो होता ही है, क्योंकि घर का सपोर्ट तो ये है कि घर का बेटा कपूत हो तो भी सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए मुझे घर वालों ने तो सपोर्ट कराया था, जबकि मैं कपूत नहीं सपूती थी, लेकिन वो है। लेकिन मुझे पेशेंट्स ने, गंगापुर के लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट करा। तो इस उसमें है कि आज मैं वापस हुआ हूँ। और बाकी नेचुरली पॉजिटिव एनर्जी तो मैं हमेशा चाहती हूँ। मेरी मदर से मिली है मुझे ये। मेरी मदर सामाजिक सेवा में बहुत आगे तक थी और वो बहुत बिल्कुल उनके ही पच्चीनों पे चली। मैं उन्हीं की आज भी याद करती हूँ, तो उन्हीं के उसमें मैं आगे बढ़ रही हूँ। और अच्छा शास्त्री मैम, एक चीज़ है, अब इस पेशे में चुनौतियाँ बहुत आ गई। अभी लालसोट का जो प्रकरण था उस समय भी हमने आपको लाइव लिया था, डॉक्टर अर्चना शर्मा वाला जो केस था, कि बस सीधा सा एक टारगेट रहता है कि डॉक्टर को टारगेट कर लो, बस एक ब्लेम लगा दो कि साहब अगर प्रसूति के दौरान या गर्भावस्था के दौरान या डिलीवरी के दौरान कुछ भी, चाहे वो होना ही है, नेचुरल है, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर पर एलिगेशन से लगाना बड़ा आसान लगता है। मुआवजा ले लो और पब्लिसिटी उसका कर देना, राज पॉलिटिकल उसका वो ले लेना। आपको लगता है कितनी बड़ी चुनौतियां हैं और कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। लोग उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि एक चिकित्सक की भावना क्या होती है जब वो एक पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है। क्योंकि मैं खुद एक प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ और मैं ये मानती हूँ क्योंकि मरीज हमारे पास चलता फिरता आता है, तो इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि चलता फिरता मरीज आया, इसको कैसे परेशानी हो गई, क्योंकि वो इस बात को समझना ही नहीं चाहते कि मरीज के साथ खाली डिलीवरी होना या डिलीवरी करवाना ही खास बात नहीं है। उसके साथ उसको अगर बाय द वे उसको और कोई बीमारी है, खून की कमी है, कोई भी बीमारी है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो ऐसे हैं जिनमें कि डॉक्टर का भी हाथ नहीं चलता, वो सब कुछ करने के बाद भी वो, बाकी दुनिया का कोई भी डॉक्टर किसी भी मरीज के साथ जानबूझ के लापरवाही नहीं करता, जानबूझ के इलाज में कोई गड़बड़ नहीं करता, और वो अपनी पूरी तन मन धन से एक तरह से मरीज के साथ जुड़ा रहता है। उसके बाद भी अगर मरीज के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो मेरा ये मानना है, जनता चाहे कुछ भी कहे, मैं कह रही हूँ उसके मरीज के रिश्तेदार जितने दुखी होते हैं, कहीं उससे 1000 गुना ज्यादा डॉक्टर दुखी होता है, जिस बात को कि जनता बिल्कुल नहीं समझ पाती। और नहीं समझ पाती है इसी के कारण है कि आज की तारीख में डॉक्टर्स भी कुछ अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। इवन हमारे यहाँ जैसे है क्या, मजबूरी हो गई उनकी। ये मजबूरी हो गई कि अगर पेशेंट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कहीं कोई परेशानी है, हमें भी ऐसा लगता है, तो फिर हम उसे कहते हैं भाई तू जयपुर ले जा, ताकि हमारे लिए तो परेशानी नहीं हो, तू जान तेरा मरीज जान, कहना पड़ता है, कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि आज आप उसके बाकी, जब मैं आई थी तब मेरे फर्स्ट तो मैंने ही मेरा नर्सिंग होम खोला था, फिर जैन साहब ने खोला, फिर डॉक्टर सीपी गुप्ता साहब ने खोला था। मेन करने वाले उसमें मैं और डॉक्टर सीपी गुप्ता साहब, हम 2 जने थे जो कि मेनली मरीजों को देखते थे। उस समय मरीजों का जो विश्वास था, उस समय हमने 7 ग्राम 8 ग्राम वाले मरीजों को भी आराम से ऑपरेट करा। इवन इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते थे जो कि हम डील करते थे और हमें सफलता मिल जाती थी, तो मरीज बहुत वो, बाकी मिसहैपनिंग उस समय भी होती थी, ऐसा तो नहीं है, लेकिन क्योंकि मरीज बहुत विश्वास करता था तो हम नेचुरली चैलेंज बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करते थे। आज की तारीख में हम चैलेंज लेने में डरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो माहौल बना है, हाँ, माहौल ऐसा बन गया है कि चैलेंज लेने में डरते हैं कि आज आप काम अच्छा भी करेंगे तो भी मरीज के रिश्तेदार, आजकल जैसे मोबाइल है, एक मरीज को जरा सी कोई दिक्कत होगी, एक जना पूछने आएगा कि ये डॉक्टर ने कह दिया कि भाई देखो मरीज सीरियस है तुम्हारा, ये जितने में तो थोड़ी देर में तो दूसरा आ जाएगा, आपने साहब हमको पहले क्यों नहीं बताया, हम तो इसको जयपुर ले जाते हैं, हम तो इसको ये करते, और जबकि जेब में कौड़ी नहीं है,
लेकिन वो चिल्लाने में सबसे ऊपर रहेंगे। जब मरीज की अगर कोई दिक्कत हो जाएगी तो वो जो चिल्लाने वाले जितने और आसपास के लोग हैं सब गायब हो जाते हैं और वो अकेला मरीज रह जाता है और वो बेचारा बर्बाद हो जाता है। बिल्कुल। जिसको कि भेज देते हैं जब इस तरीके का होता है तो, और मोबाइल में वो लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, डॉक्टर के अगेंस्ट कुछ भी करना, डॉक्टर को प्रताड़ित करना। आज की तारीख में तो टारगेट से नजर आता है उसको। आजकल डॉक्टर सबसे ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है। चलिए, तो ये तो गलत है। बाकी मेरी तो जनता से ये हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि डॉक्टरों को वो अपने बराबर का इंसान समझें, उनकी भावनाओं को समझें और उनसे इतनी आशा नहीं करें कि वो भगवान नहीं है, वो भगवान के दूत है। बिल्कुल। भगवान नहीं है, भगवान के दूत है। भगवान तरफ से best effort अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करते हैं, उसके बाद अगर नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। और अगर उनको ऐसा लगता है कि यहाँ कोई डॉक्टर एफिशिएंट नहीं है तो उसके पास नहीं जाए, अपने आप ही अपने मरीज को दूसरे ले जाएं। बहुत विकल्प है, जयपुर जाएं। चलिए, बिल्कुल सही बात की। और मुझे पता लगा कि आप लोग बहुत कम शेयर कर रहे हैं। सर, आज की जो परिचर्चा है, आज की जो चर्चा है, आज की जो शख्सियत है, वो बहुत अहमियत रखती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। हर प्रोग्राम आपके लिए हम जो चुन करके लाते हैं वो आपसे जुड़ा हुआ लेकर के आते हैं। कोशिश ये रहती है कि हर तबके की न्यूज़ आपको दें, हर तरीके की न्यूज़ आपको दें। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। अब बात करते हैं लीग से हट करके। डॉक्टर सैल शास्त्री से मैंने बात कर ली, अब मैं उन मैम से बात करना चाहता हूं जिनके शौक़ अलग अलग हैं। मैं जब आपसे कई बार मिला हूं, कई जगह कई शोज़ में मैं भी एंकर के तौर पर आपसे मुलाकात करता हूं, हंसती खेलती चुलबुली सैल शास्त्री डॉक्टर वहाँ नज़र आती हैं मुझे कि आप उसी एनर्जी लेवल के साथ में। शौक़ क्या क्या है डॉक्टर सैल शास्त्री के? भाई मेरे तो बहुत मस्ती वाले शौक हैं। और इवन मैं ये कहूँगी कि मैं जिस क्लास से निकली हूँ, 1976 का मेरा बैच है, उस समय जो मेरा क्लास है वो पूरा क्लास फेलोज ही मेरे बिल्कुल मस्त है। मेरी सारी फ्रेंड्स जो हैं वो सारी इतनी मस्त हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं। हम पढ़ाई भी खूब करते थे, घूमते घूमते भी खूब थे, क्लास से भाग भाग के पिक्चर भी हमने खूब देखी है, टीचर्स को बेवकूफ़ बना के। नहीं बनाना चाहिए वैसे, बच्चों को मना करती हूँ, बट हम लोग अपने कॉलेज से भाग भाग के हमने खूब पिक्चर्स भी देखी। तो मुझे पिक्चर्स का भी बहुत शौक है और मेरे को स्टिचिंग का बहुत शौक है। मैं आज की तारीख में भी, मेरी अभी एक पोती हुई है जो कि अभी 1.25 साल की है, तो मैंने 30 साल पहले मेरे बेटे के लिए कपड़े सिले थे और अब मैं मेरी पोती के लिए कपड़े सिलती हूँ और मेरे को बहुत मज़ा आता है कि मैं स्टिचिंग करूँ। और स्विमिंग मैंने अभी यहीं पे शुरू करी है और स्विमिंग के लिए मैं डेली आती हूँ। अभी भी मैं स्विमिंग करके ही बैठी हूँ यहाँ पर और आप लोगों के सामने बैठी हूँ। और स्विमिंग का भी मुझे बहुत शौक है, मुझे डांस का बहुत शौक है। अच्छा, डांसिंग करती हैं? डांस खूब जोर शोर से करते हैं। अच्छा। मस्त, कहीं कोई इन चीज़ों के लिए टाइम कैसे निकाल लेती हैं? बड़ा रश वाला रहता है, लेकिन या एक मैनेज कर रखी है सारी चीज़ें? टाइम की तो कोई कमी नहीं है, टाइम की कोई कमी नहीं है। अगर शौक हो तो टाइम की कोई कमी नहीं होती। टाइम तो निकालना पड़ता है, या यूं कहिए कि अपने टाइम में से अपने लिए टाइम को चुराना पड़ता है। अगर आप टाइम को चुराओगे तो खुश रहोगे, नहीं चुराओगे तो सारा दिन यही रोते रहोगे, ऐसा नहीं ऐसा नहीं है। और मेरा ये मानना है, एक एक दिन करके आपकी जिंदगी का एक एक दिन निकल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जो चीज़ निकल गई वो कभी वापस नहीं आएगी। जैसे कि जो ट्रेन एक बार छूट जाए वो वापस नहीं मिल सकती, इसलिए जो टाइम आपका निकल रहा है वो वापस नहीं मिलेगा। इसलिए खूब मस्ती से जियो, जो काम पसंद हो वो करो। हाँ, लेकिन अब भगवान ने डॉक्टर बनाया है तो मरीज को देखना तो सबसे पहला काम है। तो मैं मरीज अगर कोई सीरियस है, इमरजेंसी है, तो रात के 2 बजे तो भी मैं उसे देखती हूँ। और नहीं तो कई बार अगर मुझे मेरे शौक पूरे करने तो मैं मरीज को हाथ जोड़ के बोल भी देती हूँ साफ साफ, यार आज नहीं तो कल आ जाना यार, अभी मूड नहीं है मेरा, मुझे तो अभी जाना है। तो मैं इसलिए अपनी मस्ती कर लेती हूँ पूरी। चलिए, कुल मिलाकर के अपना हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी। और जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल का खाक जिया करते हैं। तो जिंदगी जीने का एक फलसफा होना चाहिए और बहुत सारे लोगों से हम इन चीज़ों को सीखते भी हैं। फैमिली की बात करें तो एक चीज़ जो घरेलू सवाल है, घर में वैसे तो दोनों को इतना टाइम नहीं मिलता होगा, हाबी कौन रहता है ज़्यादा? सर हाबी रहते हैं। हालांकि ये शाश्वत सत्य है, देखिए ये कड़वा सच है कि ये तो हो ही नहीं सकता कि सर हाबी रहें। हर घर में महिला ही हाबी रहती है, पर डॉक्टर सैल शास्त्री के घर में ट्यूनिंग कितनी बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात है कि हाँ, छोटी मोटी तकरार नोक झोंक चलती रहती है। कौन हाबी रहता है, क्या रहता है घर का एटमोसफेयर? नहीं, छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी तकरार होती है। अच्छा। हाँ, खूब जोर शोर से होती है तकरार। तकरार होने में कहीं कोई कमी नहीं है। सॉरी पहले कौन बोलता है? कौन ऊपर, सॉरी कोई भी नहीं बोलता। सॉरी बोलते ही नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ती। लड़ लड़ा के वापस चालू हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि मैं भी गलत हूँ, वो कहते हैं मैं गलत नहीं हूँ। तो जब दोनों ही गलत नहीं है तो नो सॉरी, नॉट एट ऑल, थोड़ी देर चुप रहते हैं, उसके बाद सही हो जाता है मामला। रही बात ये तुम्हारे ये सवाल की कि हावी कौन रहता है, मेरे घर की बात तो छोड़ो
बाकी कौन रहता है अपने आप करते रहो जज। बाकी मैं कहूँगी दुनिया भर में जी चाहे वो बेलदार हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कुछ भी हो, घर में चलती तो आदमी की है। और हमारा देश मर्द प्रधान देश है, पुरुष प्रधान जिसको कहते हैं, ठीक हाँ, है। जिसको पुरुष प्रधान कहते हैं। तो इसलिए पुरुष कभी भी नीचा नहीं हो सकता। महिलाओं की हमेशा से आदत रही है कि वो सबके सामने अपना आपको यही शो करते रहे कि मेरी चलती है, मेरी चलती है। लेकिन वो कभी भी या दुनिया वाले उनको कहते हैं कि उनकी चलती है, बट हर महिला चाहती है कि मेरा आदमी या मेरा हस्बैंड मेरे से ऊंचा होना चाहिए बिल्कुल। और मेरे से ज़्यादा उसी के वक्त होनी चाहिए। हमेशा महिला नीचे रहने में ही अपने आप को सम्मानित महसूस करती है। तो इसलिए मैं सम्मानित रहने वाली महिला हूँ। आप सोच लीजिए किसकी चलती। बिल्कुल। और अब मैं आपका परिचय करवाना चाहूँगा सर से भी, बिल्कुल उनसे भी परिचय करवाना ज़रूरी है जो ज़िंदगी में हम कदम बन करके, हम सफ़र बन करके उनके साथ चले हैं। और आप आना चाहेंगे सर? नहीं, चलिए। अच्छा मैम, परिवार का परिचय अभी फ़िलहाल मुझे आप दीजिए। परिवार में कौन सदस्य क्या कर रहा है और अभी फैमिली में कितने मेंबर हैं और किस तरह का माहौल है? घर में मैं और मेरे हस्बैंड डॉक्टर राजेंद्र शास्त्री, जो कि चेस्ट एंड टीबी फिजिशियन है। सर यहाँ पे रेलवे हॉस्पिटल में इंचार्ज थे और अभी 2 साल पहले रिटायर हुए हैं और अभी वो अपनी खुद की प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ईश्वर की कृपा है कि उनका चारों तरफ बहुत अच्छा नाम है और एकेडमिकली वो बहुत अच्छे हैं। और मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बिटिया। बिटिया मेरी बड़ी है और वो आँखों की डॉक्टर है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है और वो अभी जयपुर में है। अभी तक वो एसएमएस में थी, अब उसने एसएमएस छोड़कर अपना खुद का हॉस्पिटल डाला है, कॉस्मो हेयर करके। और उसके जो हस्बैंड है डॉक्टर बुद्धि प्रकाश शर्मा, वो गंगापुर में वेल नोन है और ही इज़ प्लास्टिक सर्जन है, MCH प्लास्टिक सर्जरी है और महात्मा गांधी के अंदर प्रोफेसर हैं। महात्मा गांधी हॉस्पिटल जो है जयपुर में, उसमें प्रोफेसर हैं। उनको 2 बच्चे हैं, मेरी बेटी को, एक बेटा एक बिटिया। बेटा 10 साल का है, बिटिया 3 साल की है। मेरा बेटा जो है वो MCH यूरोलॉजी है और उसकी 112 रैंक थी ऑल ओवर इंडिया। वो अभी बॉम्बे के अंदर है और उसका इसी जुलाई के अंदर ही एग्ज़ाम्स है, अगस्त में उसका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वो यहीं गंगापुर में आकर ही सेवा देगा। उसकी जो वाइफ है, जो मेरी बहू है, वो डॉक्टर अवंतिका शर्मा, तो शास्त्री हो गई है और वो जयपुर की रहने वाली है और मेरे ही कॉलेज से SMS से ही MBBS किया उसने और उसने MS भी SMS मेडिकल कॉलेज से ही किया है। अभी वो बॉम्बे से एक चिकित्सा हॉस्पिटल है जो कि वेल नोन इन इंडिया, वहाँ से वो फीटल मेडिसिन के अंदर फेलोशिप कर आई है। फीटल मेडिसिन कई लोग नहीं जानते, तो फीटल मेडिसिन का मतलब यह है कि जो महिला जब गर्भवती होती है तो गर्भस्थ शिशु की कोई भी विकलांगता मालूम करनी हो तो वो लोग उसमें सोनोग्राफी करते हैं, जिसमें कि 3 महीने पे एक स्कैन होता है जिसको एंटी स्कैन कहते हैं, 5 महीने पे एक स्कैन होता है जिसे एनॉमली स्कैन कहते हैं। बाद में उसकी डॉपलर स्टडी वगैरह होती है जिससे कि बच्चे की कोई भी विकृति हो, कोई भी मीन्स 99% विकृति का मालूम पड़ जाता है। उसमें मालूम पड़ जाता है कि बच्चे के कौन से अंग बने, कौन से अंग में कोई विकृति है, या आगे भविष्य में जाके आफ्टर डिलीवरी या आफ्टर बर्थ उन बच्चों का इलाज हो सकता है या नहीं हो सकता। तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सरकार की तरफ से 20 हफ्ते तक अबॉर्शन अलाउड है। तो 20 हफ्ते के अंदर अंदर उस सोनोग्राफी के द्वारा मालूम पड़ जाता है कि हमारा बच्चा कैसा है, क्या है, ताकि कि हम एक विकलांग बच्चे को जन्म देने की बजाय पहले ही उसको वो कर दें या पहले से ही हम सोचें कि उसका आगे क्या ट्रीटमेंट होगा, उसके हिसाब से ये हो। तो हमारे देश में विकलांग शिशु कम रहें, उसके लिए ये एडवांस सोनोग्राफी है जो मेरी बहू है डॉक्टर अवंतिका शर्मा, वो अभी करके आई है इसमें। और तो वो दोनों खुशी की बात यह है हाँ। कि डॉक्टर अवंतिका इस समय अब गंगापुर में आ गई हैं और 1.5 महीने से वो मेरे हॉस्पिटल में ही इसकी सेवाएं दे रही हैं और फीटल मेडिसिन की सोनोग्राफी वो कर रही है। अभी तक उसने कर लिए 150-200 के बीच में सोनोग्राफी कर चुकी है 1.5 महीने में वो, और सफलतापूर्वक उसका कार्यक्रम। कुल मिलाकर के ये है कि फ्यूचर के बहुत बेहतरीन डॉक्टर भी अब गंगापुर को और मिलने वाले हैं। चलिए, अच्छा मैम, एक चीज़ और है, अब उन लोगों से मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगा क्योंकि जिस मुहिम में आप भी जुड़ी हैं और कहीं ना कहीं हम भी उसमें मीडिया पार्टनर है, फ्यूचर होप सोसाइटी एक बड़ा मुहिम लेकर के वो लोग आए हैं पौधरोपण का, और
कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया कि हमें प्रकृति के कितने करीब रहना है, और शायद प्रकृति का असली महत्व भी उसी समय हमको समझ में आया था। वो लोग एक ही दिन में 51,000 पौधों को लेकर के और उनको लगाना, उनको कलेक्ट करना, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना एक बड़ी चुनौती ज़रूर है। तो आज उस टीम से भी हम मुलाकात कर लेते हैं। तो मैं चाहूँगा आप खड़े हों और हम उनसे भी मुलाकात करें, और मैं चाहूँगा वो टीम के जो सदस्य हैं वो साइड में आ जाएं हमारे साथ, ताकि उनसे भी हम मुलाकात कर पाएँ। ये वो टीम है जो फ्यूचर ऑफ सोसाइटी है, और ये लोग 51,000 पौधे 15 अगस्त के दिन लगाने वाले हैं। और मैडम ने भी कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट किया कि बिल्कुल हम जी जान से आप लोगों के साथ हैं और आप इस काम को करें। मैम, ये लोग जब आपके पास में आए थे इस पूरे प्लान को लेकर के, क्या कुछ कहा और अब आगे क्या प्लान रहेगा इस सोसाइटी के साथ मिलकर के, और आप और हम मिलकर के इस काम को कर रहे हैं? नहीं, इन्होंने मेरे पास आए थे ये लोग, तो इन्होंने आते ही मेरे को ये बताया कि हम पौधारोपण का एक प्रोग्राम कर रहे हैं, मैडम आपकी हमें हेल्प चाहिए या आप हमारा एक मार्गदर्शक बने। तो बिल्कुल इसके लिए मैं रेडी थी, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर को मालूम है, या वैसे तो सबको मालूम है, लेकिन एज ए डॉक्टर होते हुए मेरा ये है कर्तव्य बनता है कि मैं बिल्कुल इस चीज़ में अपना पूरा सहयोग दूँ, क्योंकि वृक्ष हमारे देश के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी चीज़ है, क्योंकि ये हमारे लिए हर चीज़ देते हैं। जल देते हैं, ऊपर इनके अगर ज़्यादा होगा तो बारिश भी इन्हीं की वजह से होती है, इन्हीं की वजह से हमें फल फूल मिलते हैं, इन्हीं की वजह से हमें ऑक्सीजन मिलती है, जो कि ऑक्सीजन से ही हमारा शरीर पूरा उसी से चलता है, श्वास पूरा चल रहा है, पूरा जीवन चक्र ही उसी से चल रहा है। तो वृक्ष के लिए तो अगर हाँ भरे हैं उसको अपन प्रमोट करते हैं, तो उसके लिए तो हम तन मन धन से मैं बिल्कुल रेडी हूँ। इन्होंने मुझे जैसे बताया मैं बिल्कुल इनके साथ जुड़ गई हूँ, और बिल्कुल अच्छे तरीके से इनके साथ में इनका पूरा मार्गदर्शन भी कर रही हूँ। और तीनों बच्चे ये बिल्कुल पूर्ण रूप से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। अभी तक इन्होंने 51,000 पौधों का करा है, उसके अंदर शायद ये 35-40 हज़ार तक का तो ऑर्डर भी ले चुके हैं। अच्छा, तो इन्होंने ये बताया, तो ये एक इनकी खुद की मेहनत है कि इन्होंने घूम घूम के सब जगह पे इन्होंने कांटेक्ट किया है, बहुत सारे लोगों को इन्होंने जोड़ा है, और उससे इन्होंने इतने पौधों के लिए अभी से हो गया कि ये बिल्कुल 51,000 कर लेंगे हम 15 अगस्त तक। तो हम बिल्कुल इस बात के लिए मैं इनको भी बहुत बधाई देती हूँ कि ये काम कर रहे हैं, और मैं इनके साथ हूँ, ये मेरे लिए सम्मानजनक बात है। बिल्कुल। और देखिए, फ्यूचर ऑफ सोसाइटी न सिर्फ इस मुहिम को कर रही है, बल्कि मैंने कोरोना काल में भी इन लोगों को भोजन बांटते हुए देखा स्टेशन पर, और जिस तरीके से इन लोगों ने सेवा की है। फ्यूचर ऑफ सोसाइटी वैसे क्या क्या काम करती है अब तक जो काम किए हैं आप लोगों ने? फ्यूचर्स ऑफ सोसाइटी गंगापुर सिटी में जब कोरोना का माहौल था, तो हम घर से खाना बनवाते थे। आप हमें स्टेशन पर मिला करते थे, आप लाइव डाला करते थे। मैं घर पे खाना बनवाता था, और घर पे खाना बनवाने के बाद बजरिया में लोग रहते थे, उनको मैं खाना खिलाया करता था। ये रसोई बाद में चालू हुई थी, पहले मैं रसोई अपनी बजरिया में चलाया करता था। उसके बाद हम लोग पौधारोपण के भी हमने प्रोग्राम किए हैं। सर्दियों में हमने कपड़े भी बांटे हैं, जो एक हमने जरूरतमंद लोगों को कपड़े भी बांटे हैं। एक रिक्शे वाले थे, उनकी आंख में भी प्रॉब्लम थी, हमने वो भी ऑपरेशन भी करवाया था उनका। तो हम इसी तरीके से बढ़ते चले गए। अभी जो कोरोना से हम निकले हैं, उसमें हमने 51,000 पेड़ों का टारगेट लिया है 15 अगस्त का। तो हम 51,000 पेड़ लगाना चाह रहे हैं 44 ग्राम पंचायत और 60 वार्ड गंगापुर के हर एक घर में हम पौधा पहुंचाना चाह रहे हैं, जिससे कि हम अगर ऑक्सीजन वाले पौधे लगाएंगे तो उससे अपने आप ही सारी की सारी बीमारियां खत्म होंगी। अच्छा, लोग कैसे जुड़े? लोग हमारे नंबर पे फ़ोन करें, हमने डायरेक्ट उसके अंदर नंबर डाल रखा है। लोग हमारे नंबर पे फ़ोन करें, हमने लिस्ट भी डाल रखी है आपको कौन सा पौधा पसंद है, जिसमें करीब 50 पौधे हैं। 50 पौधे में मोरपंखी, अश्वगंधा, तुलसी, नीम, गड़ा नीम, इस तरीके से 40 पौधों की लिस्ट है। आप कौन सा पौधा लेना चाहते हैं, हम वही पौधा आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये सारे पौधे एक ही दिन में लगाने हैं 15 अगस्त को? हम तो कोशिश ये कर रहे हैं कि एक ही दिन में पौधे लगें, जिससे कि एक मुहिम सी बन जाए, एक अभियान सा बन जाए। और 51,000 पौधे, ये जरूरी नहीं है कि आप हमसे ही लेकर लगाओ, आप बस पौधे लगाओ। सबसे मेन अपना जो टारगेट है वो ये है कि पौधे लगने चाहिए घर घर में। अगर ये 51,000 पौधे अगर गंगापुर में लग जाते हैं तो 40 से 50% बीमारियां वैसे ही खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और कोरोना ने तो प्रकृति का महत्व सर अच्छी तरीके से समझा दिया। पहले पाठ्य पुस्तकें जो होती थी ना, किताबें, उनके पीछे भी एक स्लोगन लिखा हुआ आता था, है ना मैम? सारी बच्चे कम हो, पेड़ हजार, धरती का श्रृंगार पेड़ है। किस तरह की मुहिम चला करती थी, पर पता नहीं साहब, ये आधुनिकता के चक्कर में ये सारी चीज़ें कहाँ खो करके रह गई, और बहुत ज़्यादा जिंदगी की दौड़ में हम तेजी से भागते चले गए। तो 51,000 पौधे 15 अगस्त फ्यूचर ऑफ सोसाइटी इस काम को कर रही है, और हमें खुशी है कि न्यूज़ 7 राजस्थान इसमें मीडिया पार्टनर की भूमिका निभा रहा है। और ये लोग जो कर रहे हैं ना, ये काम हर किसी के बस की बात भी नहीं है।
क्योंकि एक बड़ा लेवल है, 51,000 पौधे लगाना एक शहर में, 44 ग्राम पंचायतें हैं, उनको टारगेट करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, इतने पौधे कलेक्ट करना और लोगों तक पहुंचाना एक बड़ी मुहिम है। क्या कहना चाहेंगी शास्त्री मैम? बिल्कुल सही है कि बहुत बड़ी मुहिम है, लेकिन सब लोगों का साथ रहेगा और हम सबकी मेहनत रहेगी तो बिल्कुल ये मुहिम पूरी होएगी और बिल्कुल होएगी पूरी, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल पूरी होगी। बिल्कुल, और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, और मैं तो स्वागत करूंगा और आपका वेलकम करूंगा कि आप लोग इस मुहिम को चला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है सर, और जहां हमारी आवश्यकता हो बेझिझक आप लोग हमसे कहें और हम आपका जो भी सहयोग होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे, आपके लाइव जो देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े, हमें ऑर्डर्स दें कौन से पेड़ लगाने। हम तो कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑक्सीजन वाले पेड़ लगाएं। अच्छा, ये पौधे जो आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये निःशुल्क हैं या इनका पैसा देना पड़ेगा? इनके एक पौधे का आपने शुल्क रखा है जो 21 रुपये रखा है, बस 21 रुपये रखा है, जो ट्रांसपोर्टेशन में हमारा खर्च हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो 21 रुपए में आप एक पौधा उपलब्ध करवा देंगे, तो 5-5 पौधे 10-10 पौधे तो हर आदमी लगा सकता है मेरे ख्याल से। हर आदमी लगा सकता है और हर आदमी को लगाने चाहिए घर में पौधे। अच्छा, और जिसको जो पौधा चाहिए वो मिल जाएगा? वो हमने 3 नंबर डाल रखे हैं, आप 3 नंबर पे फोन करके आप ऑर्डर लिखा दीजिए, आपको कौन सा पौधा चाहिए, हम आपको एक जगह बता देंगे। जैसे हमने अभी ये भी जो अपना डॉल्फिन स्विमिंग पूल है माधवपुर रोड पे, हमने इसको भी टारगेट बनाया कि हम यहाँ भी स्टॉक कर रहे हैं पौधों का। हम गुलकंदी स्कूल में भी स्टॉक कर रहे हैं पौधों का, तो वहां से आप कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें अपने बहुत, हाँ बिल्कुल, अपने ऐसे पौधे रखे हैं जो नर्सरी में भी आपको नहीं मिलेंगे, मोरपंखी तक के अपने पास इसके अंदर पौधे हैं। तो अपन सारे पौधों को लेके चल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़े और घर घर में, गंगापुर सिटी में घर घर में पौधे उगने चाहिए। चलिए, फ्यूचर होप सोसाइटी यानी भविष्य की आशाएं, भविष्य की उम्मीदें और भविष्य की उड़ान, ये लोगों का मुहिम है। युवा हैं, चल निकले हैं और अच्छी सोच के साथ चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी अपनी हिस्सेदारी, अपनी भूमिका जो है वो अदा करनी चाहिए और बिल्कुल इस भूमिका को सतत निभाना चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और शास्त्री मैम, आपको कैसा लगा आज का ये? और हालांकि मैं थोड़ा सा नर्वस था, पर मुझे लगा कि जब मैं आपसे कई बार पहले मिल चुका हूं तो मुझे लगा कि नहीं, बहुत ही अच्छे तरीके से उनका इंटरव्यू हो पाएगा। अच्छा, न्यूज़ वगैरह देखती हैं या नहीं देखती हैं? नहीं देखती हूँ। इतना टाइम कहाँ मिलता है? मैं शाम को आधा घंटे जरूर देखती हूँ। मैं तो सीरियल भी देखती हूँ। अच्छा, हाँ, सास बहू वाले या नागिन वाले? नहीं, मैं अहिल्या देख रही हूँ अभी तो, इन दिनों अहिल्या देख रही हूँ। उससे पहले महाराणा प्रताप वाला देखा था, चाणक्य देखा था, जो हिस्टोरिकल टाइप जो है वो देखना पसंद है। सास बहू वाले नहीं देखते। बहू मेरे साथ है, क्या जरूरत है सास बहू देखने की? हम दोनों हैं, हम बिल्कुल सास बहू से अलग हैं, हम माँ बेटी हैं। अच्छा, पोती के साथ कितना वक्त गुजारती हैं? पोती के साथ सुबह 9 बजे से पहले, दिन में 3 से 5, और फिर वो, अब आजकल मेरी बहू मेरा काम संभालती है तो मैं शाम को भी मोस्ट ऑफ द टाइम पोती के साथ ही रहती हूँ। बस सभी अच्छी तरह से रहता है, पूरा टाइम मिलता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, और टाइम सब मैनेज हो रहा है। बिल्कुल सब अच्छी तरह से मैनेज हो रहा है, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और आपसे मिलकर हमें भी बहुत अच्छा लगा और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आज जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको भी एक शानदार सा जो इंटरव्यू है वो देखने और सुनने को मिला होगा, और एक दूसरा रूप आज डॉक्टर सैल शास्त्री का आपको देखने को जरूर मिला होगा मेरे ख्याल से। और आप सब इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि किसी शख्सियत से आप भी मुलाकात करना चाहते हैं, चर्चा में चाहते हैं कि सर इनको लेकर के आएँ, तो बेझिझक आप हमें ज़रूर अपने कमेंट के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से भेजें कि सर एक बार हमारी मुलाकात इनसे करवाएं। तो क्षेत्र की कोई भी ऐसी चर्चित हस्ती होगी तो उससे मुलाकात करवाने का मैं ज़रूर प्रयास करूँगा। और पोस्टर का विमोचन बिल्कुल आप लेकर के आएँ ताकि सैल शास्त्री मैम के हाथों से हमें पोस्टर का विमोचन करवा सकें। और मैं इन्वाइट करना चाहूँगा राजेंद्र सर, आप भी आएँ, प्लीज़ आ जाएँ सर, ताकि इस पोस्टर का भी हम विमोचन कर पाएँ। फ्यूचर ऑफ सोसाइटी के द्वारा जो पौधारोपण का जो कार्यक्रम है, इसको जिस तरीके से मुहिम बनाया जा रहा है, तो वो जो कार्यक्रम है उसका भी हम पोस्टर विमोचन आज करवाएंगे। शास्त्री मैम प्लीज़ आप भी ज्वाइन करें उनको, और दर्शकों से मेरी विनती है प्लीज़, ये हमारा पोस्टर विमोचन हुआ है आज फ्यूचर होप सोसाइटी का। 51,000 पौधे लगाने हैं। 15 अगस्त को आज़ादी का दिन है और न्यूज़ 7 राजस्थान इसमें मीडिया पार्टनर की भूमिका निभा रहा है, जबकि इस कार्यक्रम में मोटिवेशनल और निर्देशन की भूमिका जो निभा रही हैं, जिनके मार्गदर्शन में ये सारा काम चलेगा, वो डॉक्टर सैल शास्त्री हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। ओके सर, थैंक यू। और ये पोस्टर विमोचन का जो हमारा कार्यक्रम है वो भी हुआ। थैंक यू मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आपसे मिलते रहेंगे ज़रूर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। हाँ, तो आज का इंटरव्यू मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके से कुछ अच्छी शख्सियत और चर्चित हस्तियों से आपकी मुलाकात में करवाता रहूँगा।
चलिए जाते जाते आप लोगों के लिए कुछ अच्छी खबर भी मैं दे जाता हूं। एक तो नई सड़कों के प्रस्ताव को लेकर के लगातार आप लोग ये कह रहे थे अजय जी नई सड़कें गंगापुर सिटी में बनेंगी या नहीं बनेंगी। बिल्कुल सर, नई सड़कों के प्रस्ताव पीडब्ल्यूडी ने भेज दिए हैं। 7 करोड़ रुपए की अनुशंसा हुई है और बहुत जल्दी इसकी लिस्ट जारी हो जाएगी। जिस सड़क का बार बार जिक्र करते हैं मेरे सामने कि साहब विधायक महोदय ने फवारे से लेकर के स्टेशन तक की जो सड़क है उसका उद्घाटन तो कर दिया, इसको बनाएगा कौन? इसको बनाने की जो जिम्मेदारी दी है वो L&T कंपनी को दी है और L&T कंपनी बरसात कम होते ही, बारिश की वजह से कई सड़कों के काम रुके पड़े हैं, बारिश कम होते ही इस सड़क का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात, कुछ और चीजें निकल करके सामने आई थी। सौलौदा मोड़ की आप लोगों ने मुझे बताई थी कि सर जहां फ्लड लाइट वहां लगी हुई है चौराहे पर, वो सही दिशा में डायरेक्शन में नहीं लगी हुई है। सभापति महोदय से कहकर के उनका डायरेक्शन मैंने ठीक करवा दिया है और उम्मीद करता हूं अब सौलौदा मोड़ चौराहे पर लाइटों की स्थिति सुधर गई होगी। और एक बात और, जो बड़ा गड्ढा था ना दुकानों के सामने जो आपने दिखाया था, वो भी ठीक हो जाएगा। उसमें सीसी रोड बनाने के आदेश सभापति महोदय के द्वारा दे दिए गए हैं। ठीक है, तो बहुत जल्दी 3-4 दिन में ये काम भी शुरू हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है। और क्षेत्र की और बहुत सारी खबरें और वो है, अच्छा कल अपनी भाषा अपनी जुबान में कल का जो प्रोग्राम है हमारा आएगा ही। अपनी खबर जरूर देखो, जुड़वा कोशिश करजो। और हाँ, ग्राम पंचायत की समस्याएं इनको भेजवा करो, घर में बैठ धर रखोगा और फिर गाँव का मुद्दा उठाओगा जब बॉस का सेंस निकलेगा। जब तुम टाइम पे नहीं भेजोगा वीडियो बनाया, टाइम पे फोटो नहीं भेजोगा, टाइम पे समाचार नहीं भेजोगा, तो अपनी खबर में किसे दिखाऊंगा बाबू। तो कल रात अपनी खबर में जरूर जुड़ जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवा करो चैनल को, जो दुनिया तक पहुँचे और तुम्हारी समस्याओं को समाधान होए। ठीक है ना, आपको भी जागरूक रहो, बहुत जरूरी है। अपनी बात उठावो जरूरी है, सवाल करवो जरूरी है। सरपंच काम कर रहा है कि को कर रहा है, कितने गाँव में कीचड़ की स्थिति कहीं है, जल जीवन मिशन योजना शुरू हुई कि नहीं हुई, ये अपडेट देवा करो ना मोगू, देगा अपडेट तो बिल्कुल आपको हम जरूर बताऊंगा। ठीक है ना, तो बिल्कुल आप कल अपनी खबर जो है अपनी भाषा का प्रोग्राम उसको जरूर हम करेंगे। और यहाँ के भी कुछ मुद्दे हैं, जैसे बड़ी लाइनें गुजर रही हैं यहाँ होकर के। एक तो ये मुद्दा भी निकल करके सामने आया कि साहब जो बड़ी हाइपरटेंशन लाइट है वो लाइन यहाँ से गुजर रही है, तो इसको लेकर के ऐसी हिसाब से बात करेंगे कि अगर ऐसा कोई मामला है और जान जोखिम में अगर लोगों की आती है तो ये गलत है, इसको हटाने की कोशिश की जानी चाहिए। गंगापुर में भी बहुत सारी कॉलोनियाँ ऐसी हैं जिनके ऊपर होकर के 33 kV की लाइनें गुजर रही हैं सर, हादसे हुए हैं। और अगर आप सिर्फ हादसों का इंतजार करते हैं तो ये गलत बात है। हादसों का इंतजार ना करें, हादसों से पहले समस्याओं का समाधान करवाने का प्रयास जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और यस, सोमवार से ध्यान रखना, सवाल लेकर के आऊँगा रोज आपके लिए, और हर सवाल का सही जवाब देने वाले जो हमारे दर्शक हैं उनको मिलेंगे शानदार से प्राइज़। तो सोमवार से ज़्यादा जुड़ें और पेन कॉपी लेकर के जरूर बैठना खबरनामा में, क्योंकि मैं पूछूंगा कुछ अटपटे से सवाल जिनके होंगे चटपटे से जवाब जो देने हैं आपको। ठीक है, और बदले में मिलेंगे कुछ शानदार से प्राइज। तो बिल्कुल आप लोगों के लिए भी बहुत सारी सौगातें लेकर के न्यूज़ 7 राजस्थान आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, जितना प्यार जितना आशीर्वाद आप लोगों ने दिया वो बना करके रखें। आपकी शुभकामनाएं, आपके अच्छे फीडबैक, आपके कमेंट्स चाहे अच्छे हों या बुरे हों जरूर भेजें हमारे पास। सुधार और सुझाव हमेशा हम स्वागत करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद और जय भारत। मिलते हैं कल अपनी खबर में अपनी भाषा में। धन्यवाद।